चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, जो जागेगा सो पाएगा, जब तुम सोते हो मैं जागता हूं, पत्र लिखकर वह सो गया। क्वेश्चन नंबर 61, बोलिए आंसर। राम सोया पर मोहन जागता रहा। क्वेश्चन नंबर 61, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण, संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए। हाँ भाई, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, जब जवाब हो, जब जरूरत हो तभी ऑन करके कुछ पूछने के लिए इत्यादि के लिए ऑन करें, शोर ज्यादा होता है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए, जो जागेगा सो पाएगा, जब तुम सोते हो मैं जागता हूं, पत्र लिखकर वह सो गया, राम सोया पर मोहन जागता रहा। बेहद सिंपल क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है डी, राम सोया पर मोहन जागता रहा, क्योंकि इसमें दो वाक्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 62, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान है। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान है, मतलब स्वाध्याय प्रणाली में क्या, कौन सा पद आता है? नियोजन आता है, नियोजन आता है, क्रियान्वयन आता है, मूल्यांकन आता है, या सभी आते हैं? सभी सभी बिल्कुल सही जवाब है भैया, क्योंकि नियोजित निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली है, ये सभी आंसर है, सबसे ज्यादा इसी का चांसेस भी है, और इसमें चारों पद आते भी हैं, ये सभी। मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय है, मतलब हिंदी टीचिंग में मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से क्या पता है? भाषा के तत्वों का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, विषय में रुचि एवं लगन, या ये सभी? सभी होगा ये भी। सभी, ये सभी बिल्कुल सही। तो मातृभाषा में यदि हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि तत्वों का भी ज्ञान हो, साहित्य का भी ज्ञान हो, और विषय में रुचि और लगन भी हो, साथ ही साथ ये सभी भी होने चाहिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रमा का पर्यायवाची, बेहद सिंपल क्वेश्चन। रजनीकर। रजनीकर, बिल्कुल सही, रजनीकर। चंद्रमा का पर्यायवाची रजनीकर। भास्कर, दिनकर, दिवाकर तो सूर्य के हैं। अक्षर बोध प्रणाली, प्राचीन प्रणाली से छात्रों का नंबर, अक्षर बोध प्रणाली मतलब बच्चों को अक्षर का जो बोध कराया जाता है, सबसे पुरानी प्रणाली जो है, से छात्रों का वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, विवरण दोष नहीं आ पाता, उपरोक्त सभी। सभी वाक्यों का क्रमबद्ध का ज्ञान होता है। देखिए, अक्षर बोध प्रणाली से अक्षर के बोध कराने का जो सही उत्तर है वो है उच्चारण शुद्ध होता है। अक्षर बोध प्रणाली जो है छोटे बच्चों के लिए उपयोग की जाती है ना, उनके लिए उनको क्रमबद्ध ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती है कि का के बाद खा आएगा, गा आएगा, उससे कोई मतलब नहीं रहता उनको, उनके केवल उच्चारण को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। विवरण दोष कोई मतलब ही नहीं है, विवरण दोष नहीं आ पाता, विवरण की तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इसमें जो उपरोक्त सभी लिख रहा है, इस बार ये गलत हो गया, उपरोक्त सभी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है बी 65 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 66, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से इनमें में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? चलिए 66, हिंदी शिक्षण में कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी थी, मतलब हिंदी शिक्षण में बड़ी कक्षा में कौन सी विधि लगानी पड़ेगी? प्रोजेक्ट पद्धति। देखिए डाल्टन पद्धति, तो इसमें तो डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन, भाई मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन तो वैसे ही कट गए। अब डाल्टन पद्धति और प्रोजेक्ट पद्धति में ज्यादा बड़ी कक्षाओं के लिए सबसे बड़ी मेथड, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, प्रोजेक्ट पद्धति बड़ी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 67, तो इसका सही आंसर प्रोजेक्ट पद्धति ही है। क्वेश्चन नंबर 67, विद्यालयी पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन इस प्रकार है। हाँ, विद्यालयी भाषा में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन इस प्रकार है, निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर, और या ये सभी। तो भाई ये तो इसने तो डेफिनेशन पूछ ली है, इसका उत्तर तो साफ दिख रहा है भाई, त्रिभाषा सूत्र जो होता है वो निम्न प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की तरफ चलता है, तो इसका आंसर है ये सभी 67 का डी। 68 में इक प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा नहीं है? वैदिक, ऐतिहासिक, क्रमिक, या प्राकृतिक? बताइए कौन सा नहीं है? हाँ जवाब। कौन सा शब्द नहीं है एक प्रत्यय से बनने वाला, कौन सा शब्द नहीं है?
बढ़िया क्वेश्चन है। तीनों लग रहे हैं, चारों लग रहे हैं कि ऐसा है? चलिए, तो करेक्ट आंसर इसका मैं आपको बता देता हूं जी। करेक्ट आंसर है इसका क्रमिक। वैदिक जो है एक बना है ऐतिहासिक में भी इतिहास प्लस एक प्राकृतिक प्लस एक प्राकृतिक। क्रमिक शब्द जो है अपने आप में पूर्ण शब्द है, इसमें कोई वो नहीं लगा है ना, एक प्रत्यय नहीं लगा है इसमें। ठीक है, अगला है, अगला या रा ला वा ड़ा, या रा ला वा, या रा ला वा जो है वो कैसे शब्द हैं? अंतस्थ हैं, कोमल हैं, संयुक्त हैं, और इनमें से कोई नहीं। 69 या रा संयुक्त ला व्यंजन। वा। संयुक्त व्यंजन कहाँ है भाई? या अंतस्थ होगा, रा अंतस्थ। ला वा। देखिए अंतस्थ होगा। चारों में जो आपकी जीभ है वो आपके जीभ के निचले हिस्से को छू रही है। या रा ला वा यस सर, यस सर। है, तो ये अंतस्थ होते यस सर, हैं, यस ठीक है ना। जिनमें जीभ निचले हिस्से को छूती है उनको अंतस्थ बोलते हैं, और जिनमें तालु को छूती है उनको तालव्य व्यंजन बोलते हैं, तालव्य वर्ण। तो भैया ये अपने पास जो है ये है क्या? अंतस्थ है। 69 का ये हाँ सही है। 70 जीवा के भागों पर आधार, जीवा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला के स्वरों का भेद कितना है? 2 है भेद, 3 है, 4 है, 5 है। जीवा के भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों के भेद हैं 4। 4। कौन कौन से हैं भाई? मुझे तो पता नहीं है। देखिए जीवा भागों के आधार पर रट लीजिए, मेरे को इसके प्रकार खुद भी नहीं पता है, परंतु रट लीजिए कि जीवा भागों के आधार पर हिंदी वर्णमाला के स्वरों के भेद 3 होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 71 है। ये मेरे को भी नहीं पता, मैंने पहले ही कह दिया कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि जीवा के भाग के आधार पर वर्णमाला के स्वरों के भेद हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, है ना। हाँ वर्णमाला स्वरों के भेद बोले गए हैं, अगर वर्णों के भेद होते तो वो ताल व्यंजन है ना, और ये जो अभी आपको पता है अंतस्थ होते हैं, कोमल होते हैं, ताल्व होते हैं, वो हुआ करते हैं, वर्णों के भेद है वो, मगर स्वर के भेद नहीं पता। 71 क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में है? अभिप्रेरणा, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। बताइए भाई, सारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत लिख दिए यहां पर। 71 क्वेश्चन, मातृभाषा में शिक्षण में कौन से सिद्धांत लागू होते हैं? अभिप्रेरणा, रुचि, क्रियाशीलता या सभी? सभी। सभी। मनोवैज्ञानिक विधि सपोर्ट करती है, तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ते हैं। 72 है, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। भाषा शिक्षण में जो अधिगम सामग्री होती है उसका प्रमुख दायित्व क्या है? एक, कम समय में अधिक ज्ञान देना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित करना, शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। ए बी सी डी। देखिए सी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, छात्रों का ध्यान। हाँ डी का करेक्ट आंसर इसका डी है, विषय वस्तु के कठिन स्थलों पर उचित स्पष्टीकरण करना, इसका करेक्ट आंसर डी है। 73 क्वेश्चन है, सामान्यतः जिन विषयों में शिक्षण विद्यालय में होता है वह कहलाता है? सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वह कहलाता है? शिक्षण, पाठ्यक्रम, अधिगम, समायोजन। जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वह कहलाता है। देखिए वैसे क्वेश्चन ये वाला जो है टोटली करेक्ट नहीं है, बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन, मगर फिर भी देखा जाए अधिगम तो बेटा, अधिगम जो होता है वो तो व्यवस्था होती है, अधिगम कोई मतलब चीज नहीं है, विषय नहीं है। अब इसमें विषयों का तो शिक्षण तो कंप्लीटली हो जाता है उसमें, चाहे वो विद्यालय में हो या कहीं बाहर भी हो तो उसमें शिक्षण आ जाता है। समायोजन मतलब अलग बात होती है कि नई चीज को लेना, पुरानी चीज के बीच में समायोजित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बी है, मगर शुद्ध रूप से ये क्वेश्चन गलत है ना। जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, तो फिर भी इसमें आंसर जो दिया गया आंसर शीट में बी है। कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है? कथा वस्तु बालकों के स्तरानुकूल हो, उसमें गतिशीलता और क्रमबद्धता हो, कथा वस्तु में भयानक और विभत्स दृश्य ना हो, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही बात है, उपरोक्त सभी। हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविकता विषय वस्तु होती है। हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविकता विषय वस्तु होती है।
वैचारिक अनुशीलन, भाषा तात्विक अनुशीलन, पाठ का विशिष्ट स्थल, जीवन मूल्य। हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु क्या होती है? वैचारिक अनुशीलन, भाषा तात्विक अनुशीलन, पाठ का विशिष्ट स्थल या जीवन मूल्य। जीवन मूल्य हो सकता है। देखिए, वास्तविक विषय वस्तु हिंदी मातृभाषा में, क्योंकि मातृभाषा की बात की जा रही है, कोई पाठ की बात नहीं हो रही है, हिंदी मातृभाषा की बात हो रही है। मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु क्या होगी जो सबसे ज्यादा मैच खा रहा हो। भाई मॉरल सब्जेक्ट कोई हो नहीं रहा है यहाँ पे, पाठ का विशिष्ट स्थल किसी पाठ विशेष से रिलेटेड है, जीवन मूल्य जो है चैप्टर के हिसाब से बदलता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये है भाषा तात्विक अनुशीलन, मतलब भाषा के तत्व को ग्रहण करना, उसे चरित्र में उतारना। ओके ओके सर। ये है इसका करेक्ट आंसर 75 का। बढ़िया क्वेश्चन। 76, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षक को व्याकरण पर पढ़ाने की सही विधि बताओ भैया। सूत्र प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन प्रणाली, समवाय प्रणाली। उच्च प्राथमिक स्तर समवाय होगा। भाई आगमन होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की जो ठीक विधि ठीक है, सर, आगमन होगा आगमन। हाँ आगमन होगा, ठीक है ना। आगमन क्या होती है बताइए, विशिष्ट से सामान्य या सामान्य से विशिष्ट? विशिष्ट सामान्य। हाँ विशिष्ट से सामान्य। तो उच्च प्राथमिक व्याकरण शिक्षण कैसा भी हो, उसको पढ़ाने के लिए आगमन विधि ही उपयुक्त है व्याकरण के लिए, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर में भी जैसे व्याकरण जो पढ़ाया जाता है, जैसे पढ़ाएंगे संज्ञा, तो सीधे संज्ञा नहीं बोलेंगे, पहले बताएंगे बेटा देखो गंगा होती है ना, और कोई भी नाम है, राकेश है, महेश है, तो पहले उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद बोले आपने नाम सुने, इन नामों को क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो आगमन विधि प्रयुक्त होती है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, जिस यंत्र के माध्यम से छोटे चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई? 77, छोटे चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है। ओवरहेड। नहीं, ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं होता है जी। एपाइडोस्कोप अब बंद हो गए हैं चलना, पहले एपाइडोस्कोप चला करते रहे हैं। एपाइडोस्कोप क्या हुआ करते हैं हम बताते हैं। बचपन में हम लोग जब मेले वेले जाया करते रहे तो छोटी छोटी दूरबीन मिलती रही है, कहीं धार्मिक जगहों पर जाते रहे तो, है ना, उनमें वहां के पूरे चित्र वगैरह रहते रहे हैं, कैमरा मिलता रहा उस टाइप का, तो वही कहलाता है एपाइडोस्कोप। ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में आप पिक्चर भी चला सकते हो, मतलब मूवी भी चल सकती है, मगर छोटे चित्र को बड़ा करके दिखाना जो होता है एपाइडोस्कोप का काम होता है। चलो भैया, जब दो संबंध शब्दों के मिलने से कोई विकास उत्पन्न हो तो क्या कहलाता है? संधि। विकास उत्पन्न हो तो क्या कहलाता है? संधि, प्रत्यय, समास, उपसर्ग। दो शब्दों के मिलना है, हाँ, दो शब्दों के मिलने से, वर्णों का मेल नहीं है, शब्दों का मेल। समास समास। हाँ, जब दो शब्दों का मेल होता है, 78 नंबर क्वेश्चन, दो शब्दों के मिलने से कोई विकास उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाता है? समास की परिभाषा पता है आपको? देखिए जरा समास की परिभाषा। पता है सर लेकिन याद नहीं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर शब्द कहा गया है, वर्ण नहीं कहा गया है। तो यहां पर शब्द कहा गया तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर समास है। अगर वर्णों का मेल होता तो दो वर्णों के मेल से जो विकास उत्पन्न होता वहां पर होता है संधि, संधि। परंतु यहां शब्द मेल कर रहे हैं, है ना, तो यहां पे क्या आएगा? समास आएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 79, मूल्यांकन से अभिप्राय है निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी, उद्देश्य पूर्ति हेतु सीमांकन या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है भाई, सारी चीजें बिल्कुल शामिल है इसमें, उपरोक्त सभी। हाँ भाई, श्याम पट्ट अध्यापक का सच्चा मित्र है, इस कथन की पुष्टि होती है क्योंकि श्याम पट्ट छात्रों के लिए सहायक सामग्री है, श्याम पट्ट अध्यापक के लिए सहायक सामग्री है, श्याम पट्ट अध्यापक के लिए अद्योतन सामग्री है, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अच्छा भैया, इसमें उपरोक्त सभी क्यों लगा दिया आपने? यहाँ लिख दिया छात्रों के लिए सहायक सामग्री, काहे को होगी छात्रों के लिए सहायक सामग्री? छात्र थोड़ा ना लिखेंगे। तो भैया इसका आंसर बी है, श्याम पट्ट अध्यापक के लिए सहायक सामग्री है ना। हाँ
तो इसका करेक्ट आंसर है 80 का बी। अध्यापक ये बहुत इंपॉर्टेंट सामग्री है भाई। साउंड बंद कर लीजिए अन्यथा जो आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये तो कर लिया अपन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में एक वर्ण की होती है एक ध्वनि, दो ध्वनि, तीन ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। हिंदी में एक वर्ण की है। क्वेश्चन नंबर 81 पे ध्यान देंगे। हिंदी में एक वर्ण की, बताओ भैया कितनी ध्वनि होती है एक वर्ण की? एक वर्ण की कितनी ध्वनि होती है हिंदी में? एक ही हो सकता है हाँ सर। एक ही ध्वनि होती है का, यानी एक ही ध्वनि है। दो ध्वनि वर्ड बहुत कम है ना, त्रा वगैरह हैं तो कुछ है, मगर ज्यादातर हिंदी में एक वर्ण की एक ही ध्वनि है। वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज नहीं तो कल सबको जाना ही है। ज्ञान सीमाहीन है किंतु आयु सीमित है। देने वालों की कमी नहीं, लेने वालों की पात्रता चाहिए। दरअसल मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। दरअसल में मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, दरअसल में। डी चलिए सर, डी। तो भैया इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? डी मैं, लग रहा है सर। मैंने खुद ही बोल दिया। मैंने दरअसल मैं होना था, तो दरअसल में फालतू लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका डी है। दरअसल के बाद में नहीं आता है ना। अगला सवाल, निम्न में से दृश्य श्रव्य उपकरण कौन सा है भैया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 83 का क्या है? दृश्य श्रव्य कौन सा है भाई, जो देखा भी जा सके और सुना भी जा सके? टेलीविजन। देखिए दोनों है, दूरदर्शन भी है टेलीविजन भी है ना। तो यहाँ पे दूरदर्शन और टेलीविजन का मीनिंग आज के टाइम में एक ही हो गया है, क्योंकि अब गूंगी वाली फिल्में तो चलती नहीं है ना। दूरदर्शन में सब कुछ आ रहा है, टेलीविजन में भी चलता है, तो करेक्ट आंसर इसका बी भी है और सी भी है। सी भी है। दोनों ही है ना। चलिए भैया, परियोजना विधि के क्रियान्वयन का सोपान है। परियोजना विधि के क्रियान्वयन का सोपान कौन कौन सा है? पहला होता है योजना निर्माण, दूसरा होता है परिस्थिति का निर्माण, तीसरा होता है योजना का क्रियान्वयन, और चौथा मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन इसमें है ही नहीं है, तो कौन सा आंसर आएगा इसका? डी। ये सभी 84 का डी। चलो इसी बात पे बता दो, परियोजना विधि किसने दी थी? बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, परियोजना विधि किसने बताई थी? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है भाई। प्रोजेक्ट मेथड किसने बताई थी? किलपैट्रिक। लिख लो भैया, किलपैट्रिक है। शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियां हैं। शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियां हैं, बताओ। ये तो मुझे भी नहीं पता कितनी विधियां हैं। इसका आंसर देख के मुझे बताना पड़ेगा। लिख लो भैया, 3 विधियां शब्द व्याख्या की, रट लेना। 3 विधियां, पता नहीं है कौन कौन सी विधियां हैं, बट 3 विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। हाँ 3 विधि। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाओ। किसी भी अवस्था के अनुकरण को कहते हैं, किसी भी अवस्था के अनुकरण को कहते हैं संवाद, नाटक, रूपक, या इनमें से कोई नहीं। 86 में क्या लग रहा है आंसर? नाटक सर। नाटक, बिल्कुल सही, बी आंसर करेक्ट है। भाषा और बोली में निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प अंतर स्पष्ट नहीं करता? भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, सही बात है। एक भाषा में अनेक बोलियां सम्मिलित होती हैं, सही बात है। व्याकरण में भाषा के सिद्धांतों, भाषा में व्याकरण के सिद्धांतों का प्रयोग होता है, परंतु बोलियों में नहीं। बोली में मानकता होती है, भाषा में नहीं। यस, डी ऑप्शन गलत लग रहा है। 87 का करेक्ट आंसर है डी। बोली में मानकता नहीं होती भैया, भाषा में मानक होती है। मानक भाषा हुआ करती है, बोली तो थोड़े थोड़े दूर में बदलती रहती है। अगला सवाल 88, निम्न में से कौन सी शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है? तुलना विधि, गीत विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि। शब्दार्थ विधि का विकसित रूप, तुलना विधि, गीत विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि। शब्दार्थ विधि का विकसित रूप कौन सा है? व्याख्या सर। बिल्कुल सही भाई, शब्दों का अर्थ बताना मतलब व्याख्या। व्याख्या विधि। बालकों के शब्दकोश होने चाहिए चित्रात्मक, भाषात्मक, काव्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। बालकों के अंदर जो शब्दकोश डेवलप होना चाहिए वो किस रूप में डेवलप होना चाहिए? चित्रात्मक रूप में, भाषात्मक रूप में, काव्यात्मक रूप में, या इनमें से कोई नहीं? भाषात्मक। 89 का करेक्ट आंसर है भैया, भाषात्मक नहीं, चित्रात्मक रूप में। देखिए ऐसा समझाएं इसको, अगर आपको बोला गया भास्कर,
तो भास्कर को शब्द में याद करके सोचोगे तो बड़ा मुश्किल होगा याद रखना, मगर भास्कर वर्ड सुनते ही आपके मानस पटल में अगर सूर्य का गोला तमतमाता दिखाई दे तो आपको भास्कर कभी नहीं भूलेगा। तो चित्रात्मक ठीक है शब्दकोश सर। डेवलप होना चाहिए, इसका मतलब ये है। 90 क्वेश्चन, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, उपरोक्त सभी। देखिए डी आ गया उपरोक्त सभी, मगर सबसे पहला अगर इसमें देखा जाता अगर कोई एक बोलते तो शुद्ध उच्चारण करना। फिलहाल 90 का आंसर बोलिए जी क्या होगा, डी। डी डी डी। है ना, सब आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए व्याकरण भी जरूरी है, हिंदी साहित्य भी जरूरी है ना, और उपरोक्त सभी। चलिए स्पष्ट उच्चारण तो सबसे पहले है। चलो भाई आगे, डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधी है शैक्षिक उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से, इन सभी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएस ब्लूम क्या बोलते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया का संबंध किससे है, शैक्षिक उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से, या इन सभी से। मूल्यांकन की प्रक्रिया का संबंध ज्यादातर नहीं सर, आएंगे याद डी। नहीं आ रहा। तो इसका आंसर है भाई डी, बीएस ब्लूम के अनुसार, है ना। चारों पद इसमें इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन का उद्देश्य, सीखने का अनुभव और मूल्यांकन के साधन कितने अच्छे हैं, इनकी प्रक्रिया का पता चलता है। चलो भाई, द्वंद्व समास का उदाहरण है गांव गांव, रेलगाड़ी, घोड़दौड़, लेन देन। बहुत ही सरल घोड़दौड़ क्वेश्चन, सर। बिल्कुल। अरे भगवान क्या कर रहे हैं भैया आप, घोड़दौड़ कहां से हो गई द्वंद्व समास। घोड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़, तत्पुरुष समास, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। जी जी जी। हाँ वो कहां से आ गई भाई, है ना। लेन देन, लेन और देन, लेन और देन, ठीक है ना, लेन और जी जी, देन। हाँ दोनों में। चलिए अगला, प्रयोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है रोचकता, क्रियाशीलता, उद्देश्य, ये सभी। बहुत ही सिंपल, करेक्ट दिख रहा है ये सभी, है ना। प्रयोजना विधि में सब कुछ होता है। किस शब्द में सुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सुहाग, सुरसरी, सुखद, सुरम्य। डी है सर, डी। डी सुरम्य। सुरम्य कह रहे हैं आप, डी, बट गलत है आंसर जी, सुखद, ठीक है ना। इसका जी आंसर जी। है सुखद, याद कर लीजिए, है ना। सुखद शब्द में, एक मिनट जी, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। सुखद शब्द में जो है सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 95 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। स्पष्टीकरण विधि उदाहरण है, स्पष्टीकरण विधि का उदाहरण है विलोम, अंतरकथा, संधि विच्छेद, ए तथा बी। स्पष्टीकरण विधि का उदाहरण है, स्पष्टीकरण विधि का उदाहरण है 95 क्वेश्चन, विलोम, अंतरकथा, संधि विच्छेद, ए तथा बी। देखिए इसका आंसर जो मेरे को आंसर शीट में उपलब्ध कराया जा रहा है वो है यहां पर ए आंसर, कि स्पष्टीकरण विधि का उदाहरण है ए। परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विलोम शब्द जो होगा स्पष्टीकरण का उदाहरण, तो मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है अंतरकथा। जी जी, अंतर कथा हो सकता है, लेकिन विलोम तो एकदम नहीं होगा। हाँ वही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। गद्य पाठ से छात्र अवगत होता है समासों, संधियों से, शब्दों, मुहावरों, अनुरंजित कथन शैलियों से, वाक्य और लेखन कला से, और डी ये सभी। तो इसका आंसर दिख रहा है साफ साफ, डी है, डी। है ना। जी। इसका आंसर वाक्य और लेखन कला आ गया है, मगर रुक जाइए, देखिए जी, लेखन कला आ जाने से मामला बिगड़ गया। पद्य अगर जो है होता तो सही हो सकता था सब ना सर। देखिए तो सबसे ज्यादा अब कह रहा वाक्य और लेखन कला, लिखने की कला से। गद्य पाठ से छात्र अवगत होता है, तो समासों और संधियों से बिल्कुल सही बात है, समास भी आते हैं, संधि भी आती है, शब्द, मुहावरे, अनुरंजित कथन शैलियों से बिल्कुल सही है, और वाक्य और लेखन कला। देखिए
अब यहाँ पे एक्चुअली लेखन कला आ चुका है, तो लेखन कला वाला जो पार्ट है वो कथन शैलियों में ऑलरेडी प्रयुक्त हो रहा है। तो कथन शैली पता चलती है, उसे लिखने का तरीका पता नहीं चलता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ भी 96 का बी दिया गया है, बट पहली नजर में मैंने भी इसमें जो लगाया था इसको डी लगाया था, उपरोक्त सभी, परंतु यहाँ पर इसका आंसर है गद्य में शब्द मुहावरों अनुरंजित कथन शैलियों से सही है। लेखन कला नहीं होता तो लेखन चारों कला हो नहीं जाते। होता तो चारों होता, हाँ लेखन कला नहीं होता तो चारों होता, लेखन कला जो है वो उससे नहीं आएगी। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है भैया, ये परिभाषा किसने दी? पतंजलि, डॉक्टर स्वीट, करुणाप्रति त्रिपाठी, सीताराम चतुर्वेदी। रट्टा क्वेश्चन, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, रट लीजिए डॉक्टर स्वीट, कुछ नहीं कर सकते इस प्रश्न का। छंदोबद्ध रचना जानी जाती है, पद्य, गद्य, रिपोर्टाज, ये सभी छंदोबद्ध। पद। छंदोबद्ध रचना क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, पद्य कहलाती है ना। गद्य में कहां से छंद आ गए? नाटक शिक्षण के सोपान है, उद्देश्य निर्धारण, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, ये सभी नाटक शिक्षण के सोपान है। उद्देश्य निर्धारण, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, ये सभी होंगे सर। चलिए बिल्कुल सही, ये सभी तो दिखते ही आंसर ये सभी हो जाता है। करेक्ट आंसर है ये सभी, है ना। देखिए ये उन नाटक के लिए जो नाटक कई पार्ट में पढ़ाए जाते हैं उनके लिए है ये, है ना, कि उद्देश्य निर्धारण जो बड़े बड़े नाटक जो होते हैं उनके लिए लगता है ये। नहीं तो बोलोगे पूर्व ज्ञान की क्या जरूरत नाटक शिक्षण में, तो बड़े बड़े नाटक के लिए जरूरत है। हिंदी में एक मात्रा काल में उच्चारित होने वाले वर्णों को कहा जाता है, एक मात्रा काल में उच्चारित होने वाले वर्णों को कहा जाता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संधि क्षर, ये सभी। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ह्रस्व स्वर है भाई, एक मात्रा काल में, जिनकी एक ही मात्रा हो, एक मात्रा में जिनमें हो, कोई दो मात्रा का प्रयोग ना हो। अ, क, ग, एक। प्रयोजनाओं का वर्गीकरण किलपैट्रिक ने निम्न भागों में किया था, रचनात्मक, उपभोगात्मक, समस्यात्मक, या ये सभी। करेक्ट आंसर है डी, रचनात्मक भी थी, उपभोगात्मक समस्याएं, वर्गीकरण और समस्यात्मक। भाषा के साधारणतः रूप हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ये सभी बिल्कुल सही, ये सभी 102 का डी, है ना, सभी रूप हैं भाषा के। चलिए जी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विषय वस्तु विश्लेषण, पाठ्य वस्तु विश्लेषण से क्या स्पष्ट होता है? शिक्षक का अभिप्राय, विषय वस्तु का स्वरूप, पाठ्य का उद्देश्य, सहायक विषय वस्तु का स्वरूप। 103 क्वेश्चन, पाठ्य वस्तु विश्लेषण से क्या स्पष्ट होता है? पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करोगे तो क्या पता चलेगा? पाठ का उद्देश्य। अरे नहीं भैया, विषय वस्तु का स्वरूप पता चलेगा, पाठ्य का उद्देश्य तो बहुत छोटी सी चीज है, विषय वस्तु का स्वरूप पता चल जाएगा। काव्य की आत्मा है, कौन है भैया काव्य की आत्मा? रस, भाषा, अलंकार, समास। देखिए काव्य की आत्मा रस होती है, अगर रस ना रहे तो काव्य का कोई मतलब नहीं है। भाषा, अलग अलग भाषा में भी काव्य लिखे जाते हैं, अलंकार ना लगाओ चल जाएगा, समास ना लगाओ चल जाएगा, मगर बिना रस के काव्य बनना निरर्थक है। केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। सकर्मक क्रियाओं में क्या होता है भैया? कर्मवाच्य, समझ गए ना, काम करने का वचन जुड़ा होता है। राम खाना खाता है, कर्मवाच्य, कुछ कर्म हो रहा है। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों से व्यवहारों में वांछित किया जाता है, छात्रों के व्यवहारों में वांछित किया जाता है। परिमार्जन, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना घटिया क्वेश्चन पूछा है ये, कह रहा छात्रों के व्यवहार में क्या वांछित किया जाता है? परिमार्जन ही वांछित किया जाएगा। अरे भैया माइक्रो टीचिंग टीचर का काम है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का हिंदी में रूप है इसका हिंदी कोई नहीं, परिमार्जन बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए भैया? 107 पे आ गए। शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये देखो ऐसा क्वेश्चन आया है। प्रत्यय कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कुकर्म, कुकड़ी, कुचाल, कुचक्र। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है जिसमें उपसर्ग ना हो?
भैया कुकड़ी हो सकता है। कुकड़ी कुकड़ी कुकड़ी। अगला सवाल, निम्न उपसर्गों में से कौन सा उपसर्ग अचार शब्द में लगाने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है ना? कौन सा उपसर्ग अचार शब्द में लगाने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? कौन सा उपसर्ग? दुर दूर आचार, दूर। अति आचार, अन आचार, निर आचार। 109 दूर। का 109 का बिल्कुल सही है ना। दुराचार यानी कि जुल्म, दुराचार अर्थात जुल्म, है ना। अत्याचार कुछ होता नहीं है, निराचार भी कुछ नहीं होता है, दुराचार नहीं होता सर। है और अनाचार होता है ना। जी। दुराचार मतलब गंदा आचार। चलिए, समुच्चय 110 आ गया क्वेश्चन भैया। समुच्चय से क्या अभिप्राय है? कविताओं का समूह, भाषा तत्वों का समूह है, संभावी पाठों का समूह है, पाठ्य वस्तु के उद्देश्य का समूह। समुच्चय का क्या अभिप्राय है? बी हो सकता है। बी, भाषा तत्वों का समूह। बिल्कुल सही, क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षण पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बी होना चाहिए। जी जी। 110 क्वेश्चन की बात चल रही है, परंतु ऐसा नहीं है। जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है उसमें है संभावी पाठों का समूह। हिंदी भाषा में कुछ रटने वाले फैक्ट हैं, ये भी हैं, तो संभावी पाठों का समूह। अनुपम शब्दी का संधि विच्छेद बताओ भैया क्या है? अन धन उपम, अन धन उपम, अनु उपम, अन्न उपम। देख के क्या लग रहा भाई? नामे हलंत लगा डी। है। बी, 111 का बी कह रहे हैं आप? नहीं सर, डी डी। डी कह रहे हैं आप? जी। अनुपम। चलिए, अन्न धन उपम, डी। अरे बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अनुपम में अन्न कहां से आ जाएगा? अगर अन्न आता तो उसका मतलब में अन्न जुड़ा होता ना। चलिए, इसका क्या हो आंसर है सकता है सर? 111 का आंसर है सी, अनुधन उपम। अनुधन उपम। वह आगरा जाएगा, इसमें वह शब्द क्या है? अरे बाप रे, ये तो इतिहास का सबसे बड़ा कठिन शब्द लग। क्वेश्चन है। हाँ, वह आगरा जाएगा में वह क्या शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है भाई? वह क्या हुआ बताइए? देखिए, इंग्लिश में अगर यह क्वेश्चन देखा जाए तो ही, सी, इट, आई, वी, यू दे संज्ञा होते हैं, नाउन होते हैं। जी, नाउन मगर होते हैं। मगर हिंदी में अव्यय होते हैं भैया, जी। है ना, अव्यय। हाँ, संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाने वाले। वह आगरा जाएगा, एक मिनट ही, किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अव्यय मगर इसमें बनेगा अचिंतन लोगों के लिए, ये यहाँ पे सर्वनाम बन जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम, तो यहाँ पे आंसर सर्वनाम में जाएगा, है ना। यस, ये अव्यय नहीं बनेगा इस जगह पर, क्योंकि वह आगरा जाएगा किसी के बारे में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये सर्वनाम बन जाएगा। इसका आंसर डी दिया हुआ है, गलत है आंसर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य बताइए भाई। छात्रों की त्रुटि पता लगाने में, छात्रों का पिछड़ापन दूर करने में, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, छात्रों की प्रगति का ज्ञान लगाने में। दो तो नीचे के बिल्कुल नहीं है, ऊपर के दो है। ये सही होगा सर। छात्रों की त्रुटि पता लगाने में 113 का करेक्ट आंसर यहां पे दिया जा रहा है बी, छात्रों का पिछड़ापन दूर करने में उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। 114 देखते हैं। हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है, दो संकेत है, तीन संकेत है, इनमें से कोई नहीं। एक ही संकेत एक ध्वनि के लिए हिंदी में। मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली विधियां तकनीकें हैं निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच। उपरोक्त सभी मूल्यांकन के लिए। इसमें डी होगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर डी है। चलिए तो दोस्तों, ये आज की हमारी थोड़ी सी क्लास थी, ठीक है ना। मेरा नाम लोकेश खंडेलवाल है, मैं मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में शिक्षक हूँ, ठीक है। और जी जी, आप लोग ओके को सर। अगर और भी अगर इसके वीडियोस वगैरह चाहिए हों
तो मेरे से पर्सनली आप लोग कांटेक्ट करके यूट्यूब लिंक लेकर के उसमें आप लोग वीडियोस इसी तरीके के टेस्ट वगैरह देख सकते हैं। आपका समय ओके, देने के थैंक लिए यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।